बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरैक्स की। बोरैक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं किसे हैं, यानी कि जो केमिकल जिसमें आ रहे हों, ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस आ रहे हों, उन्हें हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम बोरैक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोरैक्स का केमिकल फार्मूला होता है Na2। बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है ना। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि सोलिबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर सोलिबिलिटी, यानी कि बोरैक्स बहुत ही इंतहाई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है ना, कि वाई शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये सोलिबिलिटी इन वाटर, कि वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज़ अ अल्कलाइन इन नेचर, कि क्यों हमारा जो सा ये बोरैक्स है, बोरैक्स का सोल्यूशन ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों बोरैक्स का सोल्यूशन, वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स, क्यों बोरैक्स का सोल्यूशन, वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स, क्यों बोरैक्स का एक्वा सोल्यूशन अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों ये अल्कलाइन का मतलब है बेस, क्यों ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करता है जबकि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर नहीं करता। ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स क्यों बेसिक इन नेचर होता है, बताओ। ये अल्कलाइन नेचर कह लो, बेसिक इन नेचर कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, समझ आ गई। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है ना। अब हमें पता है कि Na2 जब हम when Na2B4O7 इज़ एडेड इन वाटर, जब हम बोरैक्स को पानी के अंदर हल करते हैं, ऐड करते हैं, देन इट फॉर्म Na+ आयंस। तो फिर ये क्या बनाता है, सोडियम के आयंस बनाता है, और क्या बनाता है, एंड B4O7-2 आयंस, और बोरेट के आयंस बनाता है। किसके आयंस बनाता है, सोडियम के आयंस। जब हम बोरैक्स को पानी में हल करते हैं, पानी में ऐड करते हैं, तो ये सोडियम का आयंस बनाता है और बोरेट के आयंस बनाता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, कि जब हम बोरैक्स को आयोनाइज करते हैं Na2B4O7, जब हम इसको आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज का मतलब क्या है कि जब हम इसको पानी में डालते हैं, या आयंस में तब्दील हो जाता है, क्या बनाता है, Na+ आयंस, फिर प्लस B4O7 अलग हो जाएगा, B4O7-2। यहाँ पर भी बोरेट का एक ही एटम है, वहाँ पर भी बोरेट का एक ही कंपाउंड मौजूद है। सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, वहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। जब हम बोरैक्स को पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के बाद ये सोडियम का आयंस देता है और बोरेट के आयंस देता है। ठीक है। अब ये जो सा बोरेट होगा ये मज़ीद पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा, B4O7-2 प्लस फिर दोबारा से ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा 7H2O, और क्या बनाएगा हमारे पास, ये जो उनसे रिएक्शंस है ना, ये आपने वैसे ही याद करने पड़ने हैं। ये जो उनसे रिएक्शन है इसको रटना पड़ना है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ना है। ठीक है ना, कि ये बनेगा, ये थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ना है। पिछले 9th 10th 11th की केमिस्ट्री में प्लस के आयंस नेगेटिव के साथ जुड़ जाते थे, वो इतना नहीं याद करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पर याद करना पड़ना है कि ये देखो बोरेट के आयंस हैं, यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल्स है 7, तो यहाँ पर रट्टा लगाना पड़ना है कि यहाँ पर बोरिक एसिड बनेगा, ना कि हमने देखना है कि भाई बोरिक एसिड ही बनना है। यहाँ पर रट्टा लगाना पड़ना है, H3BO3 ये बनेगा, और प्लस हाइड्रोक्सल के आयंस बनेंगे। अब हम इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 बोरॉन के एटम्स हैं, वहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। 4 बोरॉन के एटम्स इधर भी हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 7 और 7 एकम 7 ऑक्सीजन के एटम इधर भी हैं, इधर भी हैं, 7 14 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जी रिएक्टेंट वाली साइड पर। और प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने हैं, 3 चौके 12 ऑक्सीजन के एटम ये, और 2 इधर लगा देता हूँ, 2 ऑक्सीजन के एटम ये,
12 13 14 ऑक्सीजन के एटम टोटल हो गए। अब हम हाइड्रोजन के एटम्स की बात करने जा रहे हैं। 7 दूनी 14 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 चौके 12 और 2 हाइड्रोजन के एटम ये हैं, 13 14 भी इधर ही हैं। तो इस तरह से इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन बोरेट इज़ आयनाइज्ड, जब ये बोरेट आयनाइज्ड होता है तो फिर क्या बनाता है, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सल आयन। व्हेन बोरेट इज़ आयनाइज्ड देन इट फॉर्म बोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और तो कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड में जो चीज़ मौजूद होती है वो प्रोडक्ट वाली साइड में कैंसिल हो जाती है। प्रोडक्ट वाली साइड में बोरेट मौजूद है, रिएक्टेंट साइड में भी बोरेट मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। Na2B4O7 फिर प्लस 7H2O 2Na प्लस फिर प्लस 2OH नेगेटिव फिर प्लस फिर 4H3BO3। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और बोरिक एसिड बन रहा है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में हमें एक सवाल था कि क्यों कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर होता है। हमारा चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 9 है, उसमें एक सवाल था कि क्यों कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर होता है। ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, एसिडिक इन नेचर क्यों होता है। इसकी वजह क्या है, जब आप कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर हल करते हो ना, ये लो वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ हल हो गया, तो ये जो उनसे कॉपर होगा, ये कॉपर इन 2 हाइड्रोक्सल के साथ मिलेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा, और यहाँ से ये सल्फेट इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और H2SO4 बना देगा। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। ये वीक बेस होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये एसिडिक इन नेचर है। आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखा था वहाँ पर, आपने ये लिखा था क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर हल करते हैं तो ये एक वीक बेस बनाता है और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बनने की वजह से, कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने की वजह से एक एसिडिक इन नेचर कंपाउंड है। इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बनी है और वीक एसिड बना है। चूँकि जब हम बोरैक्स को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस देता है और वीक एसिड देता है। स्ट्रॉन्ग बेस देने की वजह से ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। ये वाली बात लिखनी है नीचे। द सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स प्रोड्यूस, ओवरऑल रिएक्शन में क्या बात लिखनी है, ये लिखने के बाद ये वाली बात लिखनी है। द सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड boric acid. So aqueous solution of borax is alkaline in nature या फिर कह लो बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि जब हम बोरैक्स को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस देता है। स्ट्रॉन्ग बेस देने की वजह से ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आपने इसी वीडियो टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इस वीडियो ये ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।